दोस्तों, इन हथियारों को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि यह कौन से हथियार हैं और इनका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यह एक्चुअली है क्या। एक्चुअली यहाँ पर डिजास्टर्स या आपदा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पर ये सारे हथियार रखे हुए हैं। इन हथियारों के पास खड़े और बैठे हुए लोग एनडीआरएफ के जवान हैं, जो कि आने वाली विभिन्न आपदाओं के समय इन्हीं के माध्यम से बचाव और राहत का कार्य करते हैं। अभी हाल ही में जब तुर्की में 7.8 रेक्टर का अर्थक्वेक आया, तो इनमें से कुछ लोग वहां पर भी बचाव के लिए गए थे। तो इन्हीं में से हमारे एक मित्र ने हमें इनमें से कुछ हथियारों के बारे में बताया और ये बताया कि इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में कैसे किया जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी ज़बानी इन सारी चीज़ों को सुनवाता हूँ। ये हमारा रोप थ्रो गन है। जैसे अभी तुमने देखा होगा जो उत्तराखंड वगैरह में इंसिडेंट हुए थे तपोवन वगैरह, उसमें क्या होता है कि जो आपके ब्रिजेस हैं वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। तो हमारे मेन चांस क्या होता है कि हमें उस जैसे नदी के जो दूसरी तरफ लोग फंसे हैं उनको वहाँ से कैसे बाहर लाया जाए। हम क्या करते हैं, रोप थ्रो गन की मदद से वहाँ पर पहले रोप फेंकते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसको रोप से की सहायता से वो बनाते हैं पुल पूरा। अच्छा है ना, जैसे 2 बार फेंका, फिर वहाँ से ले लिया, फिर एक रोप इसकी सहायता से रोप वहाँ भेज दिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रोप भेज के फिर वो पूरा उसको मतलब उसको एक साथ बना के उसको पूरा एक रोप बना देते हैं। ब्रिज, रोप ब्रिज, वो फोटो में अभी आप देख सकते हो रोप ब्रिज कैसे बनता है। इसकी वजह से रोप ब्रिज बना के तब लोगों को धीरे धीरे ट्रांसफर कर दिया। फिर हम उसके बाद कैराबिनर वगैरह लगा के उनको इसकी सहायता से खींच भी सकते हैं। अगर ब्रिज नहीं बन पा रहा है, कहीं पर सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ब्रिज बन जाए, तो उसको सीधे कैराबिनर वगैरह लगाया, फुल बॉडी हार्नेस लगाया, उसको एंकर किया और वहाँ से खींच लिया। ये रोप थ्रो गन उसके लिए होता है। ये पावर असेंडर है। ये जैसे बिल्डिंग में हमारा हॉरिजॉन्टल अप्रोच नहीं बन पा रहा है ना, हमें वर्टिकल अप्रोच बनाना है। पहले हम रोप थ्रो गन की मदद से रस्सा फेंक देंगे, ठीक है, उसको एंकर कर देंगे दूसरी तरफ, फिर इसको पावर असेंडर को उसमें लगाएंगे और फिर हमारा रेस्क्यूअर वो फुल बॉडी हार्नेस पहन के पावर असेंडर की मदद से ऊपर चढ़ जाएगा बिल्डिंग पे। अच्छा। अभी जब तुर्की में मैं गया था, वहाँ क्या था कि मतलब 7 मंजिला बिल्डिंग है, वो कोलैप्स हुआ है। उसके नीचे के जो 3 फ्लोर है वो तो अंदर घुस गए हैं, ऊपर के 4 दिख रहे हैं। अब आपको ऊपर जाने के लिए आपके पास कहीं गैप नहीं है, कोई अप्रोच ही नहीं ऊपर जाने के लिए। तो आप क्या करोगे, पहले उसको एंकर करोगे, लेकिन अगर बिल्डिंग सेफ है तो ही एंकर हो पाएगा। एंकर करोगे, एंकर करके इसकी मदद से ऊपर जाओगे, छत से फिर एंटर करोगे। जो सीढ़ियाँ रखी छत पे, अब नीचे वाला फ्लोर तो पूरा अंदर चला गया, तो आप क्या ऊपर से ही एक अप्रोच बन पाएगा। तब आप ऊपर चढ़ के तब अंदर घुस के सभी को चेक करोगे। ये उस चीज़ में हेल्प करता है। ये लाइट है नॉर्मल, जो आपका मतलब इससे कहीं पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, रात को भी ऑपरेशन करना है, तो ये सब थोड़ा इजीली हैंडल है। एक पर्सन आराम से उठा के इसको ले जा सकता है। अच्छा, टर्की के लिए आपने उनका टीम नहीं देखी? जी, हाँ, ये सारे हमारी फोटोज हैं इसके ऑपरेशन। अच्छा, वो एक डॉक्टर थे जिनकी फ़ोटो खूब वायरल हुई थी, एक कोई तिवारी कुछ डॉक्टर थी ना, जब टीम गई थी यहाँ से एनडीआरएफ वाली, वो किसी को बचा रही थी, वो किसी ने पकड़ के जप्पी वप्पी कर दी थी। वो मतलब कई टीम गई रही होंगी। कई टीम गई थी। हाँ, मतलब शिवानी अग्रवाल की बात कर रहे हो या में भी हो सकता है। हाँ, वही अंदर अभी मिलवा था। अच्छा, वो मेरी टीम के साथ थी। अच्छा। ये जैसे CBR नहीं होता, जैसे कहीं आपका कोई गैस लीकेज हो गया, कोई रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो इक्विपमेंट है इसमें काम आता है। हाँ, आपका रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट हो गया तो अल्फा बीटा गामा वगैरह डिटेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट होता है। ये नॉर्मल, ये भी अल्फा बीटा गामा के लिए, ये तुम्हारा अल्फा के लिए, प्रॉपर अल्फा के लिए है। उसके बाद यहाँ पर ये सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं, जैसे कहीं कोई पानी प्रदूषित हो गया, अच्छा, ऐसा डिजास्टर है कि मतलब वो पानी ही पूरा वहाँ का सैंपल वगैरह कलेक्ट करके टेस्ट करने के लिए, तो उसमें कौन सा है, नर्व एजेंट है, सल्फर मस्टर्ड है, साइनाइड है, मर्करी है, आर्सेनिक है, तो ये सारे को कर देता है। ये वेपर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए। ये भी आपका सैम्पलिंग किट है, सैंपल ले जाओ, इसको लैब में दे दो, लैब वाले चेक करेंगे उसकी वही उसमें क्या है। ये है नॉर्मल, जैसे आप कहीं CBRN सिनेरियो में जाओगे तो सबसे पहले इसको पहनना पड़ता है। ये A लेवल सूट है। A लेवल मतलब प्रॉपर स्किन प्रोटेक्शन और
सांस की भी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल जाती है। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसको पहनकर हम अंदर जाते हैं, अंदर इसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई रहती है। हाँ। और फिर अंदर जाकर जो भी काम कहता है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में कई बार क्या होता है कहीं गैस लीकेज हो गई, अंदर विक्टिम फंसा है, वो तो अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन हम जाएंगे तो हम भी अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो पहले सूट पहनना है, सूट पहनकर तब अंदर जाना है, तब उनको बचा कर लाना है। अच्छा, इसका वजन कितना होता होगा लगभग? वजन इसका राहुल वजन कितना होता होगा? वजन कितना होगा इसका राहुल? इसका वजन है PSI होता है इसका। हाँ हाँ हाँ। 250 PSI। अच्छा 250 PSI, मतलब इतना भारी आप लोग पहन करके पूरा जाना पड़ता है। पर भाई अपनी जान बचानी तो जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। ये टेस्टर है, जैसे हम जो मास्क लगा रहे हैं हाँ हाँ हाँ। वो सही है कि नहीं है। अच्छा। मतलब मास्क तो हम पहन रहे हैं, मास्क क्या होता है जैसे पैक रहता है हमारे उसमें ना खुला, उसका यूज़ हमें करना है तो पहले हम टेस्ट कर लेंगे कि क्या वो मास्क सही है कि नहीं। अगर मास्क सही है तब जाकर उसको हम लगाएंगे। तो ये टेस्ट कर लेता है। इसका क्या है, इसका जो ये सिलेंडर है, इसका वजन 5 kg होता है, बाकी 250 PSI इसमें प्रेशर भरा जाता है। अच्छा 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 अच्छा। बाकी ये फोटोज है हमारे, मतलब टीम कैसे काम करती है। ये हमारा एक टीम का कंपोनेंट है। अलर्ट होती है, अलर्ट के बाद ब्रीफिंग होती है उनकी, ब्रीफिंग होने के बाद मोबिलाइज करती है। मोबिलाइज करने के बाद फिर वो जैसे जहाँ पहुँचती है साइट पर, वहाँ स्टेजिंग एरिया वगैरह बनाती है, वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी करती है, तब वहाँ पर ऑपरेशन करती है। फिर ऑपरेशन करती है। ये हमारा स्टैंडर्ड है जो प्रोसीजर जो हमारा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कोई डिजास्टर आया तो लगभग कितना टाइम, इन सारे जो 4 प्रोसेस आपने यहाँ पे लिखे हैं, लगभग कितना टाइम लग जाता है इनको ऑपरेट करने? 20 मिनट। 20 मिनट लगता है हाँ। अलर्ट, ब्रीफिंग और मोबिलाइजेशन में। अच्छा अच्छा। और टीम का जो साइड पे पहुंचना वो डिस्टेंस पे, मान लीजिए कोई 20 किलोमीटर है, हाँ, कोई हाँ, मान लीजिए तो 2 जितना किलोमीटर टाइम है, लगता है वो तो डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ। जो ये है अलर्ट, ब्रीफिंग और मोबिलाइजेशन, इसमें 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट। और हाँ, हमारी बाकी SOP है, SOP जो NDRF की, उसके हिसाब से 30 मिनट मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए। लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें 20 मिनट ही हम लेते हैं। हाँ 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 हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने समझा होगा कि डिफरेंट डिजास्टर्स के समय NDRF इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से डिजास्टर्स से कॉम्बैट करती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे डिजास्टर होते हैं जिनका इम्पैक्ट विजिबल होता है, उनसे तो कॉम्बैट करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसे डिजास्टर जिनका इम्पैक्ट दिखे नहीं, उनसे कॉम्बैट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि अगर पानी में कोई केमिकल घुल जाए या हवा में कोई गैस घुल जाए। यहाँ पर जाने और चर्चा करने के बाद हमको ऐसे बहुत सारे ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स और अर्बन डिजास्टर्स के बारे में पता चला और उन पर बहुत ही विस्तृत चर्चा भी हुई। तुर्की में कंडक्ट हुए ऑपरेशन दोस्त के अनुभवों को लेकर के भी एक लंबी चर्चा हुई, जिसको मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। दोस्तों, NDRF बहुत ही मेहनत से काम करती है। यह फोर्स 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बाद बनी थी। तो इन सोल्जर्स के नाम भी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। इसी के साथ मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्न यह है कि जो NDRF के जवान होते हैं उनकी यूनिफॉर्म सैफ्रॉन कलर की क्यों होती है? तो उम्मीद करता हूँ आप इसका सही जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद माय चैनल।